Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is lecture number 27. As usual, before starting lecture number 27, let's have a look के lecture number 26 में हमने जो है वो क्या किया था. तो lecture number 26 was based on ratio analysis. Ratio analysis पे बेस करता था जिसमें हमने जो है different types of ratio जो हैं कंपनी की रेशियो जो है वो हमने स्टडी की थी. तो फर्स्ट रेशियो जो हमारी थी दैट इज़ द वर्किंग कैपिटल. कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज़ द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द करंट लाइबिलिटीज़. वो हमने पढ़ा था. देन वी हैव स्टडी द करंट रेशियो, मेजर द शॉर्ट टर्म डेट पेइंग एबिलिटी ऑफ द कंपनी. के कंपनी जो है अपना शॉर्ट टर्म डेट्स जो है वो कैसे पे कितना उसकी एबिलिटी कितनी है कि उसके पास एसेट्स कितने हैं और एट द सेम टाइम उसने जो लोन लिया हुआ है वो कितना उसके पास है. तो अगर एसेट जो है वो कम है और लोन ज़्यादा लिया हुआ है तो उसकी करंट रेशियो जो है वो आपकी कम आएगी. तो दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग फॉर ए कंपनी. उसके बाद हमने क्विक रेशियो जो है वो पढ़ी थी. तो क्विक रेशियो में हमने क्या किया था कि हमने इन्वेंट्री जो है उसमें से माइनस कर दी थी. दे आर जस्ट करंट एसेट बट दे आर मोस्ट लिक्विड फॉर्म के. वेरी क्विकली जो है अगर ऑब्लिगेशन जो है वो पे करनी हो शॉर्ट टर्म्स तो कंपनी वो कैसे पे कर सकती हैं. उसके बाद हमने डेट रेशियो पढ़ी थी. मेजर द डेट रेशियो इज़ मेजर ऑफ द क्रेडिटर्स लॉन्ग टर्म्स रिस्क. लॉन्ग टर्म रिस्क को जो है क्रेडिट रेशियो जो है वो डेट रेशियो मेजर करती है कि हाउ मच पोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज़ फ्रॉम द डेट्स एंड हाउ मच पोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज़ फ्रॉम द इक्विटी. सो देन वी यूज़ what are the limitations of the financial ratio. sometime क्या होता है कि financial ratios जो हैं वो आपको मिसलीड कर देती हैं या कोई एक ऐसी ट्रांजैक्शन कर ली जाती है जिसकी वजह से रेशो एट द एंड ऑफ ईयर जो है वो बेटर हो जाती है. और अगर आपको याद हो तो ऐसी सिचुएशन को हमने जो है वो विंडो ड्रेसिंग का नाम दिया था कि हम इसको विंडो ड्रेसिंग कहते हैं. और इसको जो है वो ख़त्म करने के लिए हमने ये भी कहा था कि सम टाइम जो कंपनीज पैसा देना चाहती हैं तो पैसे जब जिसने देने होते हैं तो वो इतने आराम से नहीं देते. वो क्या करते हैं कि फिर उसके मंथली जो है वो स्टेटमेंट जो है उनको एनालाइज करते हैं और डेट इक्विटी रेशियो जो है मंथली बेसिस पे चेक की जाती हैं. उसकी वजह से जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कंपनी की मोर क्लियर हो जाती है. फिर हमने प्रॉफिटेबिलिटी की बात की थी कि मेन पर्पस कंपनी का क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न करना. जो भी इन्वेस्टमेंट की है प्रॉफिट अर्न किया जाए. तो प्रॉफिट पे हमने जो है रिटर्न ऑन एसेट रेशियो जो है उसको स्टडी किया था. दैट इज़ जनरली कंसिडर द बेस्ट ओवरऑल मेजर्स ऑफ द कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के. एसेट में जो इन्वेस्टमेंट हुई है उस पर कंपनी को कितना रिटर्न मिल रहा है. लाजमी बात है कि जो भी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है एसेट परचेज़ किए हैं. एसेट क्यों परचेज़ किए जाते हैं? इसलिए परचेज़ करते हैं कि आप रेवेन्यू जनरेट कर सकें, उनको यूटिलाइज़ करें और रेवेन्यू जो से जनरेट किया जाए. तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जाती है उस पर चेक किया जाता है कि रिटर्न ऑन एसेट जो है वो कितना है. दिस मेजर आर इंडिकेट हाउ वेल द कंपनीज एम्प्लॉयड द ऑनर इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम. के वो किसको शो करती है कि ऑनर की जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ द रिटर्न ऑन इक्विटी. के ऑनर की जो इन्वेस्टमेंट है उस पर कितना रिटर्न जो है मिल रहा है. ऑनर ने जितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको कितना बेटर यूटिलाइज किया जा रहा है. सोर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. उसके बाद हमने पढ़ा था अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर के जो भी आपकी सेल्स है वो कितनी जल्दी कन्वर्ट होती है इनटू द कैश. कि कैश में वो कितनी जल्दी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है. नंबर ऑफ डेज सेल्स इन रिसीवेबल कि जो सेल्स है एक तो हमने ये पढ़ा था कि हाउ मैनी टाइम्स इन ए ईयर सेल जो है वो कैश में कन्वर्ट होती है. और अगर टाइम्स में इफ़ यू फील डिफ़िकल्टी तो देन द सेल्स देन द डेज आर अवेलेबल कि हाउ मैनी डेज दैट द सेल्स आर कन्वर्टेड इनटू द कैश. देन हमने इन्वेंट्री टर्नओवर पढ़ा था कि इन्वेंट्री जो है नंबर ऑफ डेज सेल्स इन इन्वेंट्री के जो है वो इन्वेंट्री कितने दिनों में सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है. रेशियो ऑफ फिक्स एसेट टू द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जो है
फिक्स एसेट और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के दरमियान जो हमने रिलेशनशिप पढ़ा। दैन द रेशियो ऑफ द लाइबिलिटी टू द स्टॉक होल्डर इक्विटी, लाइबिलिटीज़ और स्टॉक होल्डर इक्विटी के बारे में जो है वो रेशियोज हमने पढ़ी। नंबर ऑफ द टाइम इंटरेस्ट अर्न, कि कितने टाइम जो है इंटरेस्ट जो है वो अर्न किया हुआ है। एंड देन रेशियो ऑफ द नेट सेल्स टू द एसेट्स, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। रेट अर्न ऑन द टोटल एसेट, टोटल एसेट पे हमें क्या रिटर्न मिला है। रिटर्न ऑन द स्टॉक होल्डर इक्विटी, स्टॉक होल्डर इक्विटी पे हमें जो है वो क्या रिटर्न मिला है। और रिटर्न ऑन द कॉमन स्टॉक होल्डर इक्विटी ओवरऑल जो है, और देन द कॉमन स्टॉक, स्पेसिफिक कॉमन स्टॉक पे जो है अर्निंग पर शेयर ऑन द कॉमन स्टॉक, के कॉमन स्टॉक पे जो अर्निंग पर शेयर थी कि एक शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही है। प्राइस अर्निंग रेशियो, व्हाट इज़ द प्रेजेंट प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट, और उस पर जो है आपको और अर्निंग जो सी है वो कितनी है एज़ कम्पेयर टू द प्रेजेंट मार्केट ऑफ द प्राइसेस। समटाइम ये होता है कि डिविडेंड जो है आपकी शेयर्स की जो वैल्यू होती है डैट इज़ फेस वैल्यू 10 होती है, और 10 पे अगर आप देखें कि जी हमें 2.5 जो है अर्निंग हुई है तो डैट इज़ द 25%, लेकिन फेस वैल्यू तो 10 है, और मार्केट वैल्यू अगर आप देखें तो मे बी डैट इज़ 30 या 25। तो अगर 25 पे अर्निंग अगर आप निकालते हैं डैट इज़ द प्राइस अर्निंग रेशियो, तो डैट इज़ 10%, और अगर फेस वैल्यू पे निकालें तो डैट इज़ 25%। तो एक्चुअली जो इन्वेस्टमेंट जिसने की होती है वो तो फेस वैल्यू नहीं देख रहा होता, वो देख रहा होता है आपकी मार्केट वैल्यू के। मार्केट वैल्यू में अगर वो सेल कर देता है तो उसको वो 25 का सेल हो रहा है, लिया उसने जितने मर्जी का था, लेकिन रिटर्न जो होता है वो 25 पे कैलकुलेट होना चाहिए। तो इसलिए प्राइस अर्निंग रेशियो को भी चेक किया जाता है ताकि बेटर जो है मार्केट प्राइस पे रिटर्न पता चल सके। डिविडेंड यील्ड ऑन द कॉमन स्टॉक, के जो है कॉमन स्टॉक पे जो डिविडेंड पे किया गया उस पर क्या रिटर्न जो है वो मिल रहा था। दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रीवियस लेक्चर। हमने काफ़ी ज़्यादा रेशियोज़ की थी, मे भी कुछ रेशियोज़ जो सी वो मिस हो गई हूँ या आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो ऐसी रेशियोज़ जो सी आप बुक में जो है उसको स्टडी कर लें दोबारा। आई होप कि आपकी जो है प्रॉब्लम वो जो है सॉल्व हो जाएगी। और इट्स बेटर कि आप जो है किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट ले लें और उसकी खुद रेशियो जो सी है वो कैलकुलेट करें और उसको इंटरप्रेट करें कि वो क्या मीनिंग जो सी है वो देती हैं। उसके बाद टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 17, अकाउंटिंग सिस्टम फॉर मेजरिंग द कॉस्ट। कॉस्ट को कैसे मेजर किया जाता है इन एनी अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सपोर्टिंग डिसीजन मेकिंग द बिजनेस सक्सेसफुल। कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है कि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है दैट सपोर्ट डिसीजन मेकिंग द बिजनेस सक्सेसफुल, के जिसकी वजह से बिजनेस जो है आपका मोर सक्सेसफुल हो जाता है। अब ये देखें कि भी आपने एनालाइज किया हो कि कोई भी बिजनेस जो है वो जब भी स्टार्ट किया जाता है तो डैट इज स्टार्ट विद अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से स्टार्ट होता है क्योंकि पैसे होते हैं, अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है, अकाउंटिंग से स्टार्ट होता है, और जब एंड होता है तब भी आपका वो बिज़नेस जो है वो अकाउंटिंग पे ही एंड होता है जाके। अब बात की जाती है अक्सर जो है स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जी मार्केटिंग जो है वो अडॉप्ट किया जाए, फाइनेंस अडॉप्ट किया जाए या HRM अडॉप्ट किया जाए, तो वो तो आपका अपना डिसीजन है। लेकिन मेरा उनको आंसर ये होता है कि कुछ कहते हैं कि जी मार्केटिंग बड़ी जो है इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग के बगैर सेल नहीं की जा सकती प्रोडक्ट, एडवर्टीज़मेंट की जाती है, ऐड बनाए जाते हैं, अगर ऐड अच्छे नहीं होंगे लोग जो है अट्रैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने ऐड देखा हो पेप्सी पे जो है वो 5 रुपये जो है वो कम किए जाते हैं, या किसी भी प्रोडक्ट पे जो है वो डिस्काउंट दिया जाता है, प्राइस जो है डाउन कर दी जाती है, तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कौन करता है? वो इन्फॉर्मेशन जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो कॉस्ट कंट्रोल जो कर रहे होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं कि अच्छा ठीक है इस प्रोडक्ट पे इतने पैसे जो है वो कम कर दिए जाएं। और मार्केटिंग वालों का सिर्फ काम यही होता है कि उन्होंने वो मैसेज कम्युनिकेट करना है। जो कैलकुलेशन की जाती है वो सारी कैलकुलेशन जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, कॉस्ट मैनेजमेंट जो है डिपार्टमेंट है उसमें किया जाता है। वही कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, वही कॉस्ट जो है वो आगे मार्केटिंग वालों को कम्युनिकेट करते हैं। तो कॉस्ट काउंटिंग सिस्टम में क्या होता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि बिजनेस जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल रन हो सके।
तो वी हैव 4 थिंग्स इन द कॉस्ट काउंटिंग सिस्टम. डिटरमिन यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के जो यूनिट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जो सी है क्या है. डिटरमिन 1 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट. उसके बाद असेसिंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑपरेशन, वो भी जो है हमारी कॉस्ट काउंटिंग में आता है. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन के उसको कैसे प्लान और कंट्रोल किया जाए. प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स आर द सर्विसेज टू द कस्टमर, और जो है उसके बाद जो है क्या किया जाता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है डिटरमिन द यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है. कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स आर द प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स यूज्ड बाय द मैनेजमेंट. दीज आर द सिस्टम एंड द प्रोसीजर यूज्ड बाय द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इसको यूज़ करती है. एवेल्युएट एंड रिवॉर्ड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस. क्या होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की वजह मतलब ये एक टेक्निक है जो मैनेजमेंट जो उनसे अडॉप्ट करती है. हमने प्रीवियस कहा था कि कंपनी को सक्सेसफुल रखने के लिए कंपनी टारगेट देती है एम्प्लॉयज़ को कि जी ठीक है हमने जो है 30 डेज़ के अंदर 50,000 यूनिट जो है वो हमने एक्सपोर्ट करने, और 30 डेज़ आफ्टर 30 डेज़ हमारे पास 50,000 यूनिट जो है वो होना चाहिए. तो अब क्या होगा कि जी 30,000 यूनिट के लिए 1,000 पर डे यूनिट आपने एक ग्रुप बनाया या एक टीम बनाई, उसको कहा जी आपने 30,000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं. अगर आप ये टाइम पे प्रोड्यूस कर लेते हैं तो कंपनी को इतने मिलियन रुपीस का जो है वो फ़ायदा होगा. अब आपने टारगेट दे दिया. अब अगर वो जो है वो यूनिट प्रोड्यूस कर लेते हैं विद इन टाइम तो आप उनको बोनस दे देते हैं. फिर ये भी चेक किया जाता है कि पर यूनिट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस किस तरह की जाए. सपोज एक जो है फैक्ट्री है जिसमें क्या कहना चाहिए लाइक के सूट बनाए जाते हैं, कैम्ब्रिज की है, यूनिवर्स की है. ये क्या करते हैं कि जो है शूटिंग करते हैं. अब शूटिंग में वो कहते हैं कि ठीक है एक सूट को स्टिच करने के लिए, एक पैंट और जो है कोट को स्टिच करने के लिए सपोज आपको 5 मीटर जो है वो कपड़े की ज़रूरत पड़ती है. अब एक आपके पास जो है वो टेलर मास्टर ऐसा आता है जो आपको सजेस्ट कर देता है कि जी मैं ये जो है इसको 4 मीटर में जो है आपका कर दूंगा. तो 4 मीटर में अगर वो जो है पैंट एंड शर्ट जो है आपकी बना देता है तो डेट्स मच बेटर. उसमें क्या होगा कि आपकी वो बच जाएंगी कॉस्ट. हम बात कर रहे थे कि एक अगर टेलर जो है मास्टर ऐसा आ जाता है कि जो कि जी ओके 5 की बजाय मैं 4 मीटर में जो है 1 मीटर लेस जो है वो उसमें कर देता हूँ तो वो आपकी कॉस्ट जो है वो सेव कर रहा है. तो तब भी जो है आप कॉस्ट सेविंग में जो है वो आप उसको बेनिफिट दे सकते हैं. कि डिस्क्लोज इन्वेंट्रीज एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें जो है वो भी हेल्प करता है आपकी कॉस्ट काउंटिंग सिस्टम. मैनेज एक्टिविटीज़ डेट कंज्यूम रिसोर्सेज के उन एक्टिविटीज़ को जो है वो मैनेज किया जाता है प्रॉपरली. या जैसे मैंने आपको भी एक एग्जांपल दी थी कि कटिंग वाली जो है उसमें कि ऐसी एक्टिविटी जो रिसोर्सेज कंज्यूम कर रही हैं उनको मैनेज कर लिया जाता है. या फिर ये किया जाता है कि जो भी रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है लाइक एक टेबल की एग्जांपल ये है कि इसकी शीट जो सी है दैट इज़ 4x8 फीट. 4x8 फीट की शीट है और इसमें से अगर आपने टेबल बनाना है तो देन यू कैन मेक 2 टेबल. कौन से बन सकते हैं अगर उसको प्रॉपरली जो है वो कट किया जाता है तो 1 या 1.5 इंच का साइज़ बड़ा होने से क्या होगा कि उस शीट को जो है वो हाफ शीट जो है वो ज़ाया हो जाती है. तो वो भी जो है जो रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं तो वो भी क्या किया जाता है कि उन एक्टिविटीज़ को भी मैनेज किया जा सकता है. उसके अलावा ट्रैक रिसोर्सेज कंज्यूम्ड बाय द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज, एक्टिविटीज़ को भी मैं जो है मॉनिटर किया जाता है और रिसोर्सेज को भी मॉनिटर किया जाता है कि वो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो सी हैं जो रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं उसको भी मॉनिटर किया जाए और उसको भी प्रॉपरली जो है वो चेक किया जाए. जिस तरह लाइक जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है कि अगर थ्रेड जो है वो टूट जाता है तो मशीन जो है वो स्टॉप हो जाती है. तो एक सुपरवाइज़र एट द टाइम जो है वो राउंड लेता रहता है कि जहाँ कहीं भी थ्रेड जो है वो टूटता है तो वो जो है क्विकली उसको क्या कर देता है कि उसको जोड़ देता है या उसको कनेक्ट कर देता है. उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो
प्रोडक्शन का टाइम है उसमें ज़्यादा टाइम जो है नहीं लगता। अगर वो उसको सुपरवाइज प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहा, वो बैठा रहता है साइड पे, वो थ्रेड जो है वो टूट जाता है, उसको 15-20 मिनट के बाद पता चलता है और वो आके उसको जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब 15 मिनट में जो प्रोडक्शन होनी थी वो डिले होगी। और आजकल तो आपको पता है कि पाकिस्तान में जो एनर्जी के क्राइसिस आए हुए हैं, तो लाइट का आना जाना जो है वो लगा रहता है, तो जब लाइट आई हुई है तो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना पड़ता है। बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसीजर जो से हमारे पास 2 प्रोसीजर जो से आते हैं। नंबर 1 इज़ द जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंड सेकंड इज़ द प्रोसेस कॉस्टिंग। तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में क्या होता है, यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज यूनिक हाई कॉस्ट आइटम। कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में जो बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन की जाती हैं वो यूनिक प्रोडक्शन मीन के हर यूनिट जो है वो दैट कैन बी आइडेंटिफाई हाई कॉस्ट आइटम के वेरी हाई कॉस्ट जो सी आइटम्स जो सी हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं। बिल्ड टू ऑर्डर रादर देन मैसिव प्रोडक्शन। क्या किया जाता है कि ऑर्डर पे जो है वो प्रोडक्ट जो है बनाई जाती है रादर देन टू प्रोड्यूस ए मास प्रोडक्शन। मैसिव प्रोडक्शन मीन के सम टाइम लाइक बॉल पेन है, बॉल पेन जो है जो कंपनी बना रही है सैयद ब्रदर्स, वो क्या करते हैं कि बॉल पेन बस बनाते जाते हैं। पेपर वाले इंडस्ट्रीज हैं वो पेपर बुक्स कापियाँ वगैरह जो कापियाँ जो सी हैं वो नोटबुक्स जो है वो बनाई जाते हैं, उसमें ऑर्डर नहीं किया जाता। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्डर पे जो है वो प्रोडक्शन की जाती है, मास प्रोडक्शन नहीं की जाती। मैनी कॉस्ट कैन बी डायरेक्टली ट्रैक्ड टू ईच जॉब। के कॉस्ट जो सी है ईच जॉब जो सी है उस पर ट्रैक कर ली जाती है कि ओके कि जॉब जो सी है वो 4 डिफरेंट यूनिट्स में जो है वो कंप्लीट की जाती है। तो 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है, सेकंड यूनिट की कॉस्ट कितनी है, थर्ड और फोर्थ यूनिट की कॉस्ट कितनी है, तो उसको ट्रैक कर लिया जाता है। दैट्स नॉट डिफ़िकल्ट। टिपिकली जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग अप्लाइड स्पेशल ऑर्डर प्रिंटिंग। स्पेशल ऑर्डर प्रिंटिंग में जो है स्पेशल ऑर्डर जो है वो प्रिंटिंग किसी ने दी है, आपको कहा है कि जी ये प्रॉपर जो है आपने लाइक आजकल जो ये बैनर जो से बन रहे हैं पेनाफ्लेक्स के, वो आपने ऑर्डर दिया है कि जी मुझे 500 बैनर जो है वो चाहिए, तो वो स्पेशल प्रिंटिंग जो है उसकी की जाती है। आपको प्रॉपर इवेंट के लिए वो बने हैं, तो वो आपको कह देते हैं कि ओके जी इस कॉस्ट जो सी है हमारे पास इसकी कॉस्ट जो सी है वो हम आपको 12 रुपीज़ या 10 रुपीज़ या 50 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के हिसाब से लेंगे। अगर आप कलर ज़्यादा उसमें शो करते हैं तो कलर के जितने ज़्यादा कलर शो करते हैं उतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट जो सी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब जो आपको प्रिंट करके दे रहा है वो उसकी कॉस्ट निकाल सकता है। ओके जी कपड़े की कॉस्ट मेरी इतनी आती है, प्रिंटर की कॉस्ट इतनी आती है, तो 2 जॉब्स में जो है उसका ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जॉब नंबर 1 में आपके पास कपड़ा होना चाहिए, कपड़ा खरीद लिया, कपड़े की कॉस्ट ये पड़ी, उसके बाद प्रिंटिंग की कॉस्ट ये आ गई। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाती है उसकी जो है वो भी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में ही एग्जाम्पल कंसिडर की जाती है और उसको भी कंसिडर किया जा सकता है एग्जाम्पल में उसकी भी कि जी आप इजीली उसमें से कॉस्ट निकाल सकते हैं। क्रश की कॉस्ट कितनी है, लैंड की कॉस्ट कितनी है, लेबर उसमें कितनी लगी थी, उसके बाद वाइट वॉश पे कितना खर्चा आया था, इलेक्ट्रिसिटी पे कितना खर्चा आया था, डोर्स पे कितना आया था। जितनी भी कॉस्ट उनसी हैं कंस्ट्रक्शन में आती हैं उनको निकाला जा सकता है। आल्सो यूज्ड इन द सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री में भी किया जा सकता है, जिसमें हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल में जो है पार्टिकुलर पेशेंट की कॉस्ट उनसे वो निकाली जा सकती है कि इसको क्या बीमारी थी, इसको क्या डायग्नोज किया, कितने टेस्ट डायग्नोज किए, इसको हॉस्पिटल से हमने बेड दिया, बेड के कितने चार्जेस थे, डॉक्टर के कितने चार्जेस थे, नर्सेस के कितने चार्जेस थे, मील के कितने चार्जेस थे। सो ऑन लॉ फर्म्स भी क्या करती हैं कि वो भी केस टू केस जो है वो ऑर्डर टू ऑर्डर जो है वो क्या किया जाता है। केस टू केस, ऑर्डर टू ऑर्डर मीन के लाइक आपका एक जो सा आपके पास केस आता है लॉयर के पास, तो उसकी नोयत जो सी है वो मुख्तलिफ होती है, उस पर लॉयर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मे बी दैट इज़ द यूनिक केस, तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिस पे वो पहले से वर्किंग करके आ रहा होता है, न वर्किंग की होती है, उसको प्रॉब्लम नहीं होती, तो एट दैट टाइम क्या कर लिया जाता है कि वो पहले से प्रिपेयर होता है, उसमें वो फीस जो सी है वो कम चार्ज करता है।
सेकंड जो हमारे पास आता है दैट इज़ द प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, यूज़ फॉर प्रोडक्शन ऑफ द स्मॉल आइडेंटिकल लो कॉस्ट आइटम। जैसे मैंने आपको कहा था स्मॉल जो है आइटम्स जो है उसमें किया जाता है, लो कॉस्ट आइटम में किया जाता है। मास प्रोड्यूस इन ऑटोमेटेड कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस के वो कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस जो है उसमें चलता रहता है और मास प्रोडक्शन उसमें की जाती है। पेन की एग्जांपल मैंने आपको दी थी, पेपर की एग्जांपल दी थी कि कॉपीज़ जो सी हैं वो नोटबुक्स जो है वो बनाई जाती हैं और कंटिन्यूसली बनाई जाती हैं। कॉस्ट कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रैक्ड टू द ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन। इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट कि ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट जो सी है वो कैलकुलेट की जा सके। टिपिकली प्रोसेस कॉस्ट एप्लीकेशंस आर द, जिसमें क्या किया जाता है, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी। पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी जो है वो बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है कि जी जिसने ऑयल जो है वो निकालना ही निकालना है, रिफ़ाइन ही करना है, तो आप सम टाइम जो है उसकी कॉस्ट जो सी है वो आपको ज़्यादा पड़ रही है, सम टाइम कम पड़ रही है, लेकिन जब उसको रिफ़ाइन कर लिया तो उसकी कॉस्ट जो सी है वो सेम ही है, उसमें आप उसको अलग नहीं कर सकते। किसी को रिफ़ाइन ज़्यादा करना पड़ता है और किसी को रिफ़ाइन कम करना पड़ता है, तो उसमें आप जो है उसके सेपरेट नहीं कर सकते। लाइक इसमें एक एग्जांपल जो है वो छोटी सी एग्जांपल ये भी दी जा सकती है कि एक मिल्क मैन है, उसने एक शॉप खोली है। अब उसके पास अपने भी जो है बैफलो हैं, काउज हैं, लेकिन वो क्या करता है कि कुछ और लोगों से भी उसने कांटेक्ट किया क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है। तो कोई जो है उसके पास आता है, उसको 50 रुपीज़ जो है वो केजी मिल्क देता है, कोई उसको 40 रुपीज़ देता है और वो उन दोनों को मिक्स कर लेता है। मिक्स करने के बाद वो 70 रुपीज़ सेल करता है, लेकिन वो उसको सेपरेट नहीं निकाल सकता कि जी 40 वाला कौन सा मैंने लिया था और 70 वाला कौन सा लिया था। पेंट मैन्युफैक्चर जो है दैट इज़ द गुड एग्जांपल। पेपर मिल की एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको दे दी थी। जो पेंट बना रहे हैं उसमें कलर्स आल दो के आइडेंटिकल आइटम्स हैं, कलर मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन पेंट जो है दैट इज़ द सेम। कलर जो मर्जी हो, कॉस्ट जो है अप्रॉक्सीमेटली सबकी सेम ही पड़ती है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में क्या होता है, वी हैव द डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की मिसाल इस तरह दी जाती है कि अगर आप इस टेबल की एग्जांपल ले लेते हैं तो इस टेबल में डायरेक्ट मटेरियल जो है वो क्या यूज़ हो रहा होगा। डायरेक्ट मटेरियल जो यूज़ हो रहा है दैट इज़ द वुड। वुड इज़ द डायरेक्ट मटेरियल। और डायरेक्ट लेबर क्या होगी कि जो इसको काट रहा होगा या बना रहा होगा, दैट इज़ द डायरेक्ट लेबर। ट्रैक डायरेक्टली टू द ईच जॉब एंड ट्रैक डायरेक्टली टू द ईच जॉब। डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर जो है द जॉब को जो है वो डायरेक्ट असाइन कर दिए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाई टू ईच जॉब यूजिंग ए प्री डिटर्मिन्ड रेट। प्री डिटर्मिन ओवरहेड, प्री डिटर्मिन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है जिसको कर दिया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में जो है वो ये आ जाते हैं कि सपोज कि ये कमरा जो टेबल जो है वो बनाया जा रहा है, तो किसी कमरे में बैठ के बना रहा होगा। अब कमरे में बैठ के बना रहा है तो वहाँ पे बन बिजली की भी ज़रूरत होगी, राइट। तो एक बल्ब भी जो है वो चल रहा है, उसके साथ साथ जो है क्या होगा कि उसने पंखा भी चलाया होगा, राइट। उस बिल्डिंग का किराया भी पड़ रहा होगा। अब उस कमरे में बैठ के उसने कितने टेबल बनाए वो तो आइडेंटिफाई हो सकता है कि वुड कितनी जो सी है वो उसमें यूटिलाइज़ हुई, लेबर कितनी जो है यूटिलाइज़ हुई, लेकिन उसमें उस बिल्डिंग का रेंट वो तो पूरे मंथ का आपने पे करना है। उस पर्टिकुलर का निकालने के लिए दैट इज़ द मैटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जो उसके अलावा जो है आपके पास आ जाते हैं। या इसमें कील्स जो है कितने यूज़ हुए, नेल्स जो है वो कितने यूज़ हुए, और उसके अलावा स्मॉल आइटम्स जो सी हैं वो कितनी आपकी चार्ज हुई। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग द प्राइमरी डॉक्यूमेंट फॉर ट्रैकिंग द कॉस्ट एसोसिएटेड विद ए गिवन जॉब इज़ द जॉब कॉस्ट शीट। जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है दैट इज़ द जॉब कॉस्ट शीट। लेट्स हैव ए लुक कि वो क्या होती है। द जॉब कॉस्ट शीट इज़ रोजेस कंपनी जॉब कॉस्ट शीट। जॉब नंबर जो है उसको साइन किया जाता है A143। उसके बाद जो सा है दैट इज़ द डेट, किस डेट को जो सा ये स्टार्ट हुई, कंप्लीट किस डेट को होगी, यूनिट कितने कंप्लीट किए गए, डिपार्टमेंट कौन सा है, आइटम क्या है, वुडन कार्गो क्रेट। वुडन कार्गो क्रेट जो है वो आप बना रहे हैं,
then the direct material, direct labor, manufacturing overhead, cost per minute, direct material, direct labor cost, manufacturing overhead, total cost, unit cost, unit shipped, date, number and balance. अब इसमें क्या कहा कि डायरेक्ट मटेरियल जो है हमारे पास नंबर हमारा मटेरियल का था X76890 और अमाउंट कितनी थी, दैट इज़ $116. तो जो डायरेक्ट मटेरियल यूज़ हुआ है दैट इज़ $116 का मटेरियल यूज़ हुआ है. उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट लेबर कितने थे, टिकट से जो है कम्युलेटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बाय मीन ऑफ ए वर्क रिकॉर्ड सच एज ए टाइम टिकट फॉर ईच एम्प्लॉय. कि टाइम टिकट जो है वो कैलकुलेट करता है कि जी कितना जो है वो वर्क हुआ उस पे. तो डेट इज़ टिकट इज़ द 36 टिकट एंड 8 आवर्स पर. तो उसको जब आपने टोटल कैलकुलेट किया तो डेट इज़ 88. उसके बाद अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू द जॉब्स यूजिंग ए प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट POHR बेस्ड ऑन द डायरेक्ट लेबर आवर. डायरेक्ट लेबर आवर कितने थे, दैट इज़ 80. पहले तो हमने ये देखा था कि डायरेक्ट लेबर और टिकट्स कितने थे, 8 पर आवर था. अमाउंट हमारे पास कितनी बनी, दैट इज़ 88. हमने 36 को 8 से मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन हमने क्या किया है कि टिकट्स जितने बन रहे थे उसमें से आर कितने थे एंड 8 आवर से, और रेट जो है दैट इज़ 10 पर आवर. तो मल्टीप्लाई किया 11 पर आवर जो सा था रेट, तो 11 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 88 आ गए. तो टिकट 36 से टोटल आवर्स उसके कैलकुलेट किए 8 और पर आवर रेट जो सा था दैट इज़ 88. उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की बात की तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो 8 आवर्स पे थे. रेट क्या था 4 एंड 32 हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ओवर हेड कॉस्ट हमारे पास आ गई. और नीचे अगर आप आ जाएँ कॉस्ट समरी पे तो टोटल कॉस्ट हमें पड़ी 236, दैट इज़ द टोटल कॉस्ट. और उसके बाद यूनिट कॉस्ट जो सी है हमारे पास 2 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं एंड दैट इज़ 118 यूनिट कॉस्ट. जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग डॉक्यूमेंट्स फ्लो समरी. लेट्स समराइज द डॉक्यूमेंट फ्लो we have been discussing in the job order costing system. The material requisition indicate the cost of the direct material. The material requisition indicate the cost of the direct material to charge to the job and the cost of the indirect material to charge to the overhead. अब क्या कहते हैं कि जी जो डायरेक्ट मटेरियल आपका यूज़ हुआ है दैट इज़ टू चार्ज टू द जॉब. वो जॉब को चार्ज किया जाता है जैसे आपको जो सा ये पिक्चर में नज़र आ रहा है. और द कॉस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट मटेरियल टू चार्ज टू द ओवरहेड. और जो इनडायरेक्ट मटेरियल यूज़ होता है वो ओवरहेड में चार्ज कर दिया जाता है. मटेरियल एक्विजिशन जो है आपको शो करती है कि उसको उस चीज़ को बनाने में जो डायरेक्ट मटेरियल यूज़ हुआ है दैट इज़ द जॉब कॉस्ट शीट. जॉब कॉस्ट शीट को जो है वो चार्ज कर दिया, द कॉस्ट ऑफ द जॉब कॉस्ट को चार्ज कर दिया जाता है. और जो इनडायरेक्ट मटेरियल यूज़ हो रहा है जैसे मैंने आपको टेबल की एग्जांपल दी थी वो किस में चला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में चला जाता है. डायरेक्ट मटेरियल वुड है, नेल्स वगैरह इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, दैट आर द इनडायरेक्ट मटेरियल. एम्प्लॉय टाइम टिकट इंडिकेट द कॉस्ट to charge to the job and the cost of the indirect labor to charge to the overhead. Employee time ticket जो है that is an indirect labor और indirect labor जो है that is charged to the manufacturing overhead. तो जो आपके पास employee time tickets होते हैं that charge to the indirect labor और overhead में उसको put कर दिया जाता है. अब हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय टाइम टिकट्स. एम्प्लॉय टाइम टिकट्स जो है डैट इज़ द इनडायरेक्ट लेबर. वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को चार्ज कर दिया हमने. अदर एक्चुअल ओवरहेड चार्जेस जो बाकी ओवरहेड चार्जेस थे वो भी हमने क्या किया कि जी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को चार्ज कर दिया. मटेरियल एक्विजिशन इनडायरेक्ट मटेरियल जो भी यूटिलाइज हुआ वो भी हमने ओवरहेड को चार्ज कर दिया. ओवरहेड अप्लाइड विद दैट इज़ द
प्री डिटर्मिनेड ओवरहेड, और वो जो है उसको क्या कर दिया जाता है, दैट इज़ चार्ज टू द जॉब कॉस्ट शीट, जॉब कॉस्ट शीट को जो है वो चार्ज कर दिया जाता है। लेट्स एग्जामिन द कॉस्ट फ्लो in the job order costing system. We will use the T account and start with the material. T account जो है हम यूटिलाइज करेंगे और we start with the material. Flow of the cost in the job costing. मटीरियल इन्वेंट्री हमारे पास थी, हमने क्या किया कि मटीरियल परचेज़ किया, मटीरियल परचेज़ करने के बाद हमने डायरेक्ट मटीरियल को जो है वो चार्ज किया वर्क इन प्रोसेस को। वर्क इन प्रोसेस में हमारे पास डायरेक्ट मटीरियल जो है वो आ गया जॉब कॉस्टिंग शीट में। डायरेक्ट मटीरियल जब हमने इन्वेंट्री परचेज़ की उसके बाद हमने वहाँ से उसको शिफ्ट कर दिया किसमें, जॉब इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस में, जॉब कॉस्टिंग शीट में डायरेक्ट मटीरियल आ गया। उसके बाद नेक्स्ट लेट्स add the labor cost and applied manufacturing overhead to the job order cost flow and let's see। अब उसके बाद क्या हुआ जी कि लेबर जो सी है, पहले तो हमने वर्क इन प्रोसेस में क्या डाला कि जॉब कॉस्ट शीट, आपको याद ऊपर नज़र आ रहा होगा, डायरेक्ट मटेरियल हमने डाला। उसके बाद हमने क्या किया, लेबर में जाके डायरेक्ट लेबर जो सी है वो हमने किस में डाल दी, वो भी हमने वर्क इन प्रोसेस में डाल दी डायरेक्ट लेबर। उसके बाद हमने क्या किया कि इनडायरेक्ट लेबर को लिया, इनडायरेक्ट लेबर को हमने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में डाल दिया कि ये जो है वो इनडायरेक्ट लेबर हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में हमने पुट कर दी। उसके बाद ओवरहेड अप्लाइड टू द वर्क इन प्रोसेस, और उसके बाद वो जो पार्टिकुलर ओवरहेड हमने अप्लाई किए थे उस पार्टिकुलर इवेंट के लिए वो हमने वर्क इन प्रोसेस को पुट कर दिए। तो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस में जॉब कॉस्टिंग शीट में क्या आ गई, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड अप्लाइड। जो ओवरहेड हमने अप्लाई किए थे वो आ गए। व्हेन एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड is not equal to applied factory overhead, the difference is close to the cost of goods sold। जब अब हमने यहाँ पे ओवरहेड अप्लाइड किए हैं कि डेट इज़ अप्लाइड के जी इतने जो है हमारे इस जॉब के लिए जो है वो हमने अप्लाई कर दिया उसमें। उसके बाद हमें पता चला कि एक्चुअल जो है वो इतने यूटिलाइज हुए हैं, तो जो डिफरेंस उनमें दोनों में आया था डेट इज़ चार्ज टू द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को चार्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है द क्लोजिंग अंडर और ओवर अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, कि उसको कैसे क्लोज किया जाएगा अंडर और ओवर अप्लाइड ओवरहेड को। इफ़ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज़ अंडर अप्लाई, अगर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अंडर अप्लाइड है, अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड इज़ लेस देन द एक्चुअल, कि अब इसमें दिस इज़ द लिटल टेक्निकल, इसमें क्या हुआ कि जो आपने अप्लाइड किए थे डैट इज़ लेस दैन द एक्चुअल, एक्चुअल ज़्यादा हुए, आपने अप्लाइड कम किए थे, तो जो आपके इंक्रीज़ था वो इंक्रीज़ दैट मतलब जो इंक्रीज़ कर रहा है आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को आप जो है वो कर देंगे। इफेक्ट ऑफ द क्लोजिंग टू द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, के जो इंक्रीज़ हुआ था वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में चला जाएगा। ओवर अप्लाइड, अंडर अप्लाइड का ये था कि जो आपने अप्लाई किए थे वो कम थे, अब जो इंक्रीज़ करना है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में चला जाएगा, जो उनसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को इंक्रीज़ कर देगा। ओवर अप्लाइड में क्या हुआ कि अप्लाइड ओवरहेड इज़ ग्रेटर दैन द एक्चुअल, तो जो डिक्रीज़ है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डिक्रीज़ कर देगा। इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग टू द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे उसका क्या इफेक्ट आएगा, जब अंडर होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और जब ओवर अप्लाइड होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। नाउ लेट्स कंप्लीट द गुड्स एंड सेल देम स्टिल विद मी, वी आर स्टिल विद यू, लेट्स हैव अ लुक। अब हमारे पास क्या हुआ कि वर्क इन प्रोसेस में हमारे पास जैसे हमने प्रीवियस स्टडी करते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड अप्लाइड। ओवरहेड अप्लाइड जो है वो हमारे पास आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर जो भी टोटल कॉस्ट थी वो आ गया, एंड देन वी ट्रांसफर दिस कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर टू द फिनिश गुड, फिनिश गुड्स को हमने जो है वो कर दिया। देन द प्रोसेसिंग कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, यूज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्मॉल आइडेंटिकल लो कॉस्ट आइटम जो है मास प्रोड्यूस इन ऑटोमेटेड
continuous production process, cost cannot be directly tracked to each unit of the production के जिस तरह ये आपके पास एग्जांपल है, स्क्रू है, पेंसिल है, क्लिप है, रबर है, रेज़र है, पिन है, कलर्स हैं, बैंडेज है, पेपर पेन है. अब इसकी जो कॉस्ट है वो कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रैक टू ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के एक यूनिट की प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो आपकी नहीं निकाली जा सकती. कंपेयरिंग द जॉब एंड द प्रोसेसिंग कॉस्ट. जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेसिंग कॉस्टिंग में क्या क्या चीज़ें जो सी हमारे पास आ जाती हैं. जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, कस्टमर ऑर्डर को जो है वो चेक किया जाता है और उसमें रिपीटिव प्रोडक्शन जो है वो की जाती है. प्रोसेसिंग कॉस्टिंग में हेट्रोजेनस प्रोडक्शन जो सी है वो की जाती हैं कि अलग अलग जो है वो प्रोडक्शन की जाए. जैसे हमने पहले एग्जांपल दी थी कि हेट्रोजीनियस जो है प्रोडक्ट्स होती हैं आपकी, अलग अलग प्रोडक्ट्स होती हैं, एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट जो सी हैं वो प्रोसेसिंग कॉस्ट में की जाती हैं. लो प्रोडक्शन वॉल्यूम जो है वो लो होता है, आइडेंटिकल यूनिट होते हैं, और हाई प्रोडक्शन वॉल्यूम जो है वो आता है प्रोसेसिंग में. हाई प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी और लो प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी. प्रोडक्ट पे फ्लेक्सिबिलिटी मीन कि उसमें चेंजेस लाना जो है इतनी इजी नहीं होता. लो टू द मीडियम स्टैंडर्डाइजेशन एंड द हाई स्टैंडर्डाइजेशन कि वहाँ पे स्टैंडर्ड जो है उसको हाईली मेंटेन किया जाता है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज कर लिया जाता है जॉब कॉस्टिंग में. जॉब एंड द प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या किया जाता है, direct material, direct labor and factory overhead, they all charged to the job. The work in process account consists of the individual jobs in job costing. उसके बाद जो है उसको प्रोसेस कर दिया जाता है फिनिश्ड गुड में, एंड कॉस्ट पर यूनिट फॉर द ईच जॉब जो है वो आइडेंटिफाई कर ली जाती है. उसके बाद हमारे पास the work in process account consists of the specific process in process costing. process में आता है, and then finished good and the cost per unit processed. उसमें जो process में होती हैं चीज़ें उसकी भी cost जो सी है वो per unit जो है वो identify कर ली जाती है. job and the process costing सिमिलैरिटी, उसमें दोनों चीज़ों में क्या क्या चीज़ें जो सी है जॉब एंड प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं. सेम ऑब्जेक्टिव टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, सेम इन्वेंट्री अकाउंट, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड द फिनिश गुड्स, सेम ओवरहेड असाइनमेंट मेथड, प्री डिटरमिनेड रेट टाइम्स एक्चुअल एक्टिविटीज़. प्री डिटरमिनेड रेट टाइम्स जो है एंड एक्चुअल एक्टिविटीज़ जो है वो होती हैं. वर्क इन प्रोसेस अकाउंट द की टू प्रोसेस कॉस्टिंग. अब इसमें क्या किया जाता है, मटेरियल और लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज कर दिए हैं. अप्लाइड ओवर और अंडर जो भी आपके पास आता है, अप्लाइड ओवरहेड जो से आपके पास है. वर्क इन प्रोसेस असेंबली, देन इट मूव टू द वर्क इन प्रोसेस पैकेजिंग, फिनिश गुड डिलीवर टू द कस्टमर. दिस इज़ द की टू द प्रोसेस. मटीरियल जो है वो इसमें डायरेक्ट मटीरियल भी आता है और इनडायरेक्ट मटीरियल भी आता है, एंड देन दे चार्ज टू द फैक्ट्री ओवरहेड, एंड देन लेबर डायरेक्ट उसमें आ जाती है, एंड देन प्रोसेस इन असेंबली उसको असेंबल किया जाता है, एंड देन द वर्क इन प्रोसेस पैकेजिंग, एंड देन द फिनिश गुड, एंड देन डिलीवर टू द कस्टमर. Computing the unit costs are accumulated for a period of the time by process or department. Unit cost is computed by dividing the accumulated cost by the number of the unit produced in the period. Let's have some example करते हैं, then it will more clear to you, not complicated. Costs are accumulated for a period of time by process or department. Unit cost is computed by dividing the accumulated cost by the number of units produced in the period. If partially completed units remain in process, we must use equivalent unit as the divisor to obtain the unit cost. अब इसमें क्या किया जाता है कि equivalent unit is a concept expressing a number of the partially completed unit as a smaller number of the fully completed unit. अब इसमें क्या एग्जांपल दी जा रही है कि 2 1/2
फुल पिक्चर्स आर इक्विवेलेंट टू 1 फुल पिक्चर। क्या वो कह रहे हैं कि अगर 2 पिक्चर जो से आपके हाफ कंप्लीट हुए हैं तो उसको एक पिक्चर जो है वो कंसिडर किया जाएगा। We have one example for the current period. Pencil company started 15,000 unit and completed 10,000 unit, leaving 5,000 unit in process. 30% completed. How many equivalent unit of the production did pencil company have for the period? अब इसमें क्या हुआ कि उसने पेंसिल की प्रोडक्शन स्टार्ट की 50,000 यूनिट्स एंड कम्प्लीटेड 10,000। 15,000 यूनिट स्टार्ट किए, 10,000 कंप्लीट हो गए, लिविंग 5,000 यूनिट इन प्रोसेस। और 5,000 जो यूनिट 30% कंप्लीट हुए तो 5,000 का 30% लेंगे तो आपके पास 1,500 जो है वो आ जाएंगे। एंड देन 10,000 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं और जो 30% जो 5,000 में से 30% फुली कंप्लीटेड है वो 1,500 है। तो व्हाट इज योर आंसर? दैट इज 11,500. 10,000 unit fully completed and 5,000 units are completed and to 30% that is 0.3 और टोटल हमारे पास कितना आ गया? दैट इज 11,500. दे आर यूनिट्स कंप्लीटेड। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, अब उसका फार्मूला क्या होगा? प्रोडक्ट कॉस्ट फॉर द पीरियड इक्विवेलेंट यूनिट फॉर द पीरियड के प्रोडक्ट की जो सा कॉस्ट है और नंबर ऑफ यूनिट कितने आपने प्रोड्यूस किए। नो एज्यूम दैट द पेंसिल कंपनी incurred 27,600 in production cost के प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी थी? 27,600. What was the pencil company's cost per unit for the period? अब क्या करेंगे हम कि कॉस्ट कितनी थी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट। कॉस्ट आपके पास 27,600 डिवाइडेड बाय द 11,500, इक्विवेलेंट यूनिट कितने आ गए? 2.40 पर यूनिट उनको कॉस्ट पड़ी है। इक्विवेलेंट यूनिट की एग्जांपल लेते हैं। इक्विवेलेंट यूनिट में क्या होता है कि इक्विवेलेंट यूनिट में भी डिफरेंट फॉर द मटेरियल एंड लेबर एंड ओवरहेड एट डिफरेंट स्टेज ऑफ द प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी एक प्रोडक्ट जब तैयार की जाती है तो उसकी डिफरेंट स्टेजेस में कंप्लीशन की जाती है और जो सा डायरेक्ट मटेरियल जो सा वो सम टाइम एक स्टेज में कंज्यूम नहीं किया जाता और उसके साथ साथ इनडायरेक्ट जो सा मटेरियल जो सा लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट जो सी है वो भी एक स्टेज में कंप्लीट नहीं की जाती। तो डिफरेंट स्टेज में जो सा कंप्लीट किया जाता है तो उसमें भी हमारे पास जो सा वो उसको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आ सकती है। लाइक वी हैव वन एग्जांपल, इसमें एग्जांपल आपको ये दी जा सकती है कि लाइक टेबल की ही आप एग्जांपल को कैरी करते हैं। अब टेबल की जब आप एग्जांपल लेते हैं तो टेबल में डायरेक्ट मटेरियल क्या क्या यूज़ हो रहा है? डायरेक्ट मटेरियल इसमें यूज़ हो रहा है, एक तो जो डायरेक्ट लेबर है वो यूज़ हो रही है कि जो इस टेबल को मैन्युफैक्चरिंग करेगा उसका लेबर आर जो है वो चार्ज हो रहा है वो, और उससे ज़्यादा क्या कि वुड का होना जो है वो ज़रूरी है। अब सबसे पहले तो क्या हुआ कि वुड जो सी आपके पास आई, डायरेक्ट लेबर जो सी आपके पास आ गई, डायरेक्ट मटेरियल जितना भी आपके पास आया आपने उसको वुड की शीट ली, उसको काटा, उसके लिए जितनी चीज़ों की भी ज़रूरत थी उसको जो है वो आपने उतनी शीटों को जो है वो काटा, उसके साइज़ के मुताबिक जो है वो काट लिया। अब काटने के बाद जो है अब एट दैट टाइम क्या हो रहा है कि आपकी वुड भी जो है एट ए टाइम यूटिलाइज हो रही है और लेबर भी जो है वो यूटिलाइज हो रही है। अब वुड जो है वो जितनी यूटिलाइज होनी थी वो आपकी स्टेज 1 में यूटिलाइज हो चुकी। उसके बाद असेंबली का आता है। अब होता यूँ है कि कुछ अगर आपके किसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाने का इत्तेफाक हुआ हो या वुड की जो सी इंडस्ट्रीज़ है उसमें आपका जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट या एक जो सा जॉब असाइन की गई होती है। एक बंदा उसने क्या करना है कि उसने वो वुड की जो है वो कटिंग करनी ही करनी है और उसका काम सिर्फ जो है वो कटिंग से रिलेट करता है। उसका ऑर्डर आता है, उसको बता दिया जाता है कि इतने साइज़ के इतने पीसेस जो है वो कट करके दे दिए जाए। अब उसका काम जो है वो ख़त्म हो गया, उसने कट करके दे दिया। अब आगे असेंबलिंग का काम आ गया तो वो बंदा क्या कर रहा है कि उसको असेंबल कर रहा है, उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा है उस प्रॉपर वे में जिसमें उसकी ज़रूरत होती है, वो उसको वहाँ पे जो है वो जोड़ देता है।
अब उसको जब उसने वो टेबल की शक्ल बना दी तो अब उसके बाद थर्ड स्टेज में क्या होगा कि डायरेक्ट मटेरियल तो आ गया, अब उसके बाद उसके पास आ रहा है कि उसको फिनिश करना है, उसके ऊपर पॉलिश करनी है, पॉलिश करने के बाद उसके जो सा उसकी मजबूती को चेक करना है, उसके हुक लगाने हैं और बहुत सारी चीज़ें जो सी हैं वो यूटिलाइज़ करनी है। तो दैट इज़ कम्प्लीटेड एट द एंड ऑफ थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज में कंप्लीट होता है। तो इसमें क्या होता है कि सम टाइम ऐसी एग्जांपल में आपका मटेरियल जो है वो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर जो है अर्ली स्टेज में कंप्लीट हो जाती है और इनडायरेक्ट लेबर और ओवरहेड जो है वो बाद में कंप्लीट होते हैं। इसकी एक और एग्जांपल जो सी आपको इस तरह भी दी जा सकती है, जैसे आप ये समझ लें कि कैम्ब्रिज वाले हैं, कैम्ब्रिज वाले क्या करते हैं कि वो शर्ट्स बनाते हैं, ट्राउज़र बनाते हैं। तो अब वहाँ पे जो उनसे जॉब्स असाइन की जाती हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ लोगों को। कटिंग करने वाला क्या कर रहा होगा, सिर्फ कटिंग ही कर रहा होगा। उसने क्या करना है कि वो साइज़ जो उनसे भी दिए गए हैं उसके मुताबिक उसने कटिंग कर देनी है और कटिंग करने के बाद वो स्टिचिंग डिपार्टमेंट में चला जाता है। अब स्टिचिंग डिपार्टमेंट में क्या है कि जिसने कॉलर बनाना है उसने कॉलर ही बनाना है, उसके बाद जिसने जो सा कफ बनाना है उसने कफ बनाना है, वो कफ बना के आगे भेजते जाते हैं एंड देन एक बंदा है उसने ओवरऑल इसको स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद अब पैकिंग के लिए चली जाती है। पैकिंग जो है डेट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट कॉस्ट में नहीं आती, वो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट में आती है। सम टाइम डायरेक्ट में भी आती है लेकिन सम टाइम वो इनडायरेक्ट में आती है। तो अब क्या किया कि जो पैकिंग कर रहा है उसकी कॉस्ट जो सी है डेट इज़ सेपरेट। उसने सिर्फ जो है शर्ट को लेना है, उसको रोल करना है एंड देन उसको प्रॉपर तरीके में उसको पुट कर देना है। तो ये चीज़ें जो सी हैं ये स्टेज बाय स्टेज जो है ये कंप्लीट होती हैं। तो वी हैव एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास जो है वो एग्जांपल हमारे पास क्या है, एट कंप्लीशन ऑफ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 40% ऑफ मटेरियल इज़ यूटिलाइज एट स्टेज 1, कि जो 40% डायरेक्ट मटेरियल था वो स्टेज 1 में यूटिलाइज हो गया। 25% ऑफ द लेबर एंड ओवरहेड इज़ यूटिलाइज इन स्टेज 1। लेबर एंड ओवरहेड जो है वो 25% यूटिलाइज हो गए। वी हैव हेयर वन एग्जांपल एट completion of stage 1 of the process. Material is 40% completed but the labor and the overheads are only 25% completed. इसमें कंस्ट्रक्शन की भी एग्जांपल ली जा सकती है कि लाइक कि जब स्टेज 1 कंप्लीट होती है कि किसी भी घर का या बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कंप्लीट किया जाता है तो उसमें मोस्टली डायरेक्ट मटेरियल जो है वो यूटिलाइज़ कर लिया जाता है। आपका जो सा लेंटल पड़ गया, उसमें सरिया जितना यूटिलाइज़ होना था वो पड़ गया, उसके बाद उसमें जो सा चुनाई जो सी करनी थी वो हो गई। अब उसके बाद लेबर जो सी है वो 25% उसमें यूटिलाइज़ हुई है, 100% लेबर जो सी है वो यूटिलाइज़ नहीं हुई में भी। अब उसके बाद प्लास्टर का काम होगा, उस पर लेबर और यूटिलाइज़ होगी। उसके बाद आपका जो सा फिनिशिंग का काम होगा, डोर्स का काम होगा, उसमें लेबर जो सी है वो और यूटिलाइज़ होगी। अब स्टेज सेकंड में क्या कहते हैं कि स्टेज सेकंड में क्या हुआ कि 60% मटेरियल जो सा वो और यूटिलाइज़ हो गया और लेबर एंड ओवरहेड जो सा डेट इज़ कॉस्ट 25%। अब जो मटेरियल था दैट इज़ कम्प्लीटेड, उसके बाद 100% मटेरियल कंप्लीट हो गया लेकिन अब लेबर और ओवरहेड जो हैं डेट आर रिमेनिंग, वो 50% हमारे अभी भी रिमेनिंग है। वो कब कंप्लीट होंगे, वो कंप्लीट होंगे एट द एंड ऑफ स्टेज 3। स्टेज 3 पे जो है वो हमारे कंप्लीट होंगे और उसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यू कैन थिंक अबाउट दीज एग्जाम्पल। आप अपने जहन में सोच सकते हैं कि और कौन कौन सी ऐसी एग्जाम्पल जो सी हैं वो बनाई जा सकती हैं, या अपने इर्द गिर्द जो है जितनी भी एग्जांपल आपको पहले दी गई जिसमें कंस्ट्रक्शन कंपनी थी और उसके बाद आपकी मैन्युफैक्चरिंग की जो है कंपनी है उसमें देख सकते हैं। लार्ज आर्डर जो है प्रिंटिंग का काम जो है वो किया, उसकी एग्जांपल जो सी दी जा सकती हैं वो भी देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो है हमारा यहाँ पे एंड होता है। दिस इज़ द एंड ऑफ टुडे सेशन। आज हमने जो है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और जो है प्रोसेसिंग के बारे में, जो है जॉब प्रोसेसिंग के बारे में लर्न किया था कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो कहाँ कहाँ की जाती हैं, उसको कैसे जो है मॉनिटर किया जाता है और प्रोसेसिंग को कैसे मॉनिटर किया जाता है, इन दोनों में क्या फ़र्क जो है। आई होप कि आप जो है इस चैप्टर को स्टडी करेंगे और आपको जो है ओवरऑल जॉब कास्टिंग, हम आज के लेक्चर में जो है इसके इतने डेप्थ में नहीं गए, इतनी ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं की, जस्ट हमने जो है इसमें थोड़ा सा क्लू लिया है कि इसको
जॉब कॉस्टिंग जो है वो किस तरह की जाती है, यूनिट कॉस्ट किस तरह निकाली जाती है, डायरेक्ट लेबर कौन सी है, वो कौन सी चीज़ें डायरेक्ट लेबर में आती हैं, इनडायरेक्ट लेबर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक जो है आई होप कि आप जो है स्टडी करेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।